नमस्कार। चलिए आज फिजिक्स के इतिहास के सबसे जीनियस एक्सपेरिमेंट्स में से एक की कहानी में गोता लगाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसने एक अदृश्य चीज को तौल दिया और बिजली के सबसे बड़े राज पर से पर्दा उठा दिया। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। 20वीं सदी के शुरुआत में वैज्ञानिकों के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा था। ये जो बिजली है, ये आखिर है क्या? क्या ये पानी की एक लगातार बहने वाली धारा है जिसे हम कितना भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, या फिर ये रेत के दानों की तरह है जो छोटे छोटे एक जैसे और न टूटने वाले पैकेट से बनी है? हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1897 से, जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। पर एक चीज अभी भी एक पहेली थी। इस इलेक्ट्रॉन पर आखिर चार्ज होता कितना है? इस सवाल का जवाब मिलने में देखिए 1 दशक से ज्यादा का वक्त लग गया, और इसका क्रेडिट जाता है रॉबर्ट मिलिकन के 1909 के शानदार प्रयोग को। तो बात ये थी कि थॉमसन को इलेक्ट्रॉन के चार्ज और उसके मास का अनुपात मतलब रेशियो पता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असल में चार्ज कितना है या मास कितना है। ये कुछ वैसा ही है जैसे हमें पता हो कि केक में चीनी और आटे का क्या रेशियो है, पर यह ना पता हो कि कितने कप चीनी डालनी है और कितना आटा। तो सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो गया, क्या चार्ज पानी जैसा है जिसे आप किसी भी मात्रा में ले सकते हैं, या फिर ये सिक्कों जैसा है जो सिर्फ 1, 2 या 3 की तय मात्रा में ही आते हैं? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए किसी को बिजली के सबसे छोटे हिस्से को पकड़कर उसे नापना था। और बस यही एंट्री होती है अमेरिकी फिजिसिस्ट रॉबर्ट मिलिकन की। उन्होंने इस चैलेंज को पूरा करने के लिए एक बड़ा ही कमाल का सेटअप तैयार किया। इस उपकरण में 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स थीं, एक माइक्रोस्कोप था और एक स्प्रेयर जो तेल की नन्ही नन्ही बूंदों को हवा में स्प्रे करता था। मिलिकन का प्लान सुनने में बहुत सिंपल लेकिन असल में बहुत जीनियस था। सबसे पहले उन्होंने एक स्प्रेयर से तेल की छोटी छोटी बूंदों की फुहार की। फिर माइक्रोस्कोप से जैसे आसमान में कोई तारा ढूंढते हैं वैसे ही एक अकेली बूंद को चुना। पहले उन्होंने उसे सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरने दिया और उसकी स्पीड नाप ली, और फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करके देखा कि वो कितनी तेजी से ऊपर की तरफ उठती है। बस इन्हीं 2 नापों से सारा राज खुलने वाला था। ये 2 स्टेप वाला प्रोसेस ही इस पूरे एक्सपेरिमेंट का दिल था, समझिए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बंद होती तो बूंद ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरती, जिससे उसका मास पता चल जाता, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन होती एक इलेक्ट्रिक फोर्स उसे ऊपर की तरफ खींचता। इस फोर्स को बहुत ध्यान से एडजस्ट करके मिलिकन उस बूंद को हवा में रोक भी सकते थे या उसे ऊपर भी उठा सकते थे। ये ग्रेविटी और बिजली के बीच एक खूबसूरत डांस जैसा था, और इसी डांस से चार्ज की वैल्यू पता चलनी थी। लेकिन एक दिक्कत थी, इतनी छोटी सी बूंद का वजन कोई कैसे करे? यहीं पर काम आया स्टोक्स का नियम। ये नियम बताता है कि हवा में गिरती हुई किसी छोटी गोल चीज पर हवा कितनी रुकावट डालती है। ठीक वैसे ही जैसे पानी में तैरते वक्त हमें पानी का खिंचाव महसूस होता है। इस नियम की मदद से मिलिकन सिर्फ बूंद के गिरने की स्पीड देखकर ही उसका मास कैलकुलेट कर सकते थे। कितना कमाल है ना? तो दर्जनों अलग अलग बूंदों पर ये प्रोसेस दोहराने के बाद, हर एक के चार्ज को बड़ी सावधानी से नापने के बाद मिलिकन को आखिर मिला क्या? नतीजा चौंकाने वाला था। हर बूंद पर जो चार्ज था वो कोई भी रैंडम नंबर नहीं था, वो हमेशा एक खास नंबर का पूरा मल्टीपल था। मतलब चार्ज या तो 1 गुना था, या 2 गुना, या 3 गुना, लेकिन कभी भी 1.5 गुना या 2.75 गुना जैसा कुछ नहीं था। और वो खास बेसिक नंबर था 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, ये बहुत ही छोटा नंबर है, लेकिन ये हमारे यूनिवर्स के सबसे ज़रूरी नंबर्स में से एक है। ये एक अकेले इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बिजली की सबसे छोटी बुनियादी इकाई, और मिलिकन ने इसे लगभग परफेक्ट सटीकता से नाप लिया था। ये खोज एक क्रांति थी। इसने ये साबित कर दिया कि बिजली पानी की तरह लगातार नहीं बहती, बल्कि सिक्कों की तरह पैकेट्स में आती है। जैसे हम आधा सिक्का नहीं ले सकते, ठीक वैसे ही हम आधा इलेक्ट्रॉन चार्ज भी नहीं ले सकते। बिजली की अपनी एक सबसे छोटी ना टूटने वाली इकाई है, और वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मिलिकन का एक्सपेरिमेंट शानदार था, पर वो एकदम परफेक्ट नहीं था। एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसका उन्हें सामना करना पड़ा, और उसका नाम था ब्राउनियन मोशन। तो ये ब्राउनियन मोशन आखिर है क्या चीज? जरा सोचिए,
कि तेल की वो नन्ही सी बूंद हवा के लाखों करोड़ों अदृश्य मॉलिक्यूल्स के बीच फंसी है, जो उसे लगातार हर तरफ से धक्का दे रहे हैं। इस धक्का मुक्की की वजह से बूंद सीधी नीचे गिरने के बजाय थोड़ा कांपते हुए, इधर-उधर डगमगाते हुए गिरती है। इसी छोटी सी कंपकंपी ने मिल्कन की शुरुआती कैलकुलेशंस में थोड़ी सी गड़बड़ी पैदा कर दी थी। लेकिन जैसे ही मिल्कन ने इस कंपकपी का हिसाब अपनी कैलकुलेशन में जोड़ा तो नतीजे और भी सटीक हो गए। देखिए, बाईं तरफ बिना सुधार वाले मान हैं, वो सही जवाब के करीब तो हैं पर एकदम सही नहीं। और अब दाईं तरफ सुधार के बाद वाले मान देखिए, वो लगभग परफेक्ट तरीके से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हैं। ये छोटा सा सुधार वाकई बहुत मायने रखता था। असल में इस छोटे से प्रभाव का हिसाब लगाकर रिजल्ट की सटीकता पता है कितना 10 गुना बढ़ गई। इस एक सुधार ने मिल्कन की वैल्यू को आज की मानी जाने वाली वैल्यू के 1% के अंदर ला दिया, जो कि उस जमाने के हिसाब से एक असाधारण उपलब्धि थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, विज्ञान की कहानी हमेशा एकदम सीधी और साफ नहीं होती। बाद में एक विवाद भी खड़ा हुआ। अपने 1913 के मशहूर पेपर में मिल्कन ने लिखा था कि उन्होंने प्रयोग की गई सभी बूंदों का डेटा शामिल किया है, पर बाद में जब उनकी लैब नोटबुक्स को देखा गया तो पता चला कि उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस को अपने फाइनल रिजल्ट से हटा दिया था। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने कुछ डेटा क्यों हटाया? उनके बचाव में लोग कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ उन एक्सपेरिमेंट्स का डेटा हटाया जो ठीक से नहीं हुए थे या जब उनका उपकरण सही से काम नहीं कर रहा था, जो कि साइंस में एक आम प्रैक्टिस है। लेकिन उनके आलोचकों ने उन पर चेरी पिकिंग का आरोप लगाया, मतलब सिर्फ वही नतीजे चुनना जो उनकी थ्योरी को सपोर्ट करते हों। इस बात पर वैज्ञानिकों के बीच दशकों तक बहस चलती रही। पर विवाद चाहे जो भी रहा हो, एक बात तो पक्की है, मिल्कन का फाइनल रिजल्ट अविश्वसनीय रूप से सटीक था। उनकी मापी गई वैल्यू आज की स्वीकृत वैल्यू से सिर्फ 0.6% ही अलग थी। उनका निष्कर्ष सही था और उनका एक्सपेरिमेंट अपने समय से बहुत आगे था। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। दुनिया को बदलने के लिए एक एक्सपेरिमेंट को आखिर कितना परफेक्ट होने की जरूरत है? मिल्कन का काम शायद 100% त्रुटिहीन नहीं था, लेकिन इसने बिजली के बारे में हमारी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और ये साबित कर दिया कि हमारी दुनिया अपने सबसे बुनियादी लेवल पर अलग-अलग नापे जा सकने वाले टुकड़ों से बनी है।